हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से आ चुके हैं क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर, जिसका नाम है धारालु बलयुग्म आखुड़ तथा चल कुंडलीय। ठीक है, तो इसमें हमने लेक्चर ले चुके थे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमारी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बची हुई थी जिसे पढ़ाना बहुत जरूरी था, जो कि बच्चे 2 पेज का देख लेते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। उसको मैं आसानी से आपको पढ़ाऊँगा। क्या है वो तो अमीटर, धारा मापी का अमीटर में और धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। पहला टॉपिक मैं डालता हूं। पहले धारा मापी का वो अमीटर में रूपांतरण, अमीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण हुआ कैसे, क्या करते हैं, तो इसको छोड़ने से पहले इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा ही है। इसको जानने से पहले हम जानेंगे क्या जो यहाँ पे हमें बताना जाता है, जो इस टॉपिक से पूछा जाता है। पहले क्या पूछता है कि अमीटर होता क्या है। तो अमीटर वह यंत्र है जो धारा को डायरेक्ट एम्पियर में नापता है। लिख देता हूँ मैं, अगर आप कहेंगे तो। नहीं लिखना क्या है इसमें। अमीटर क्या है? अमीटर वह यंत्र है जो धारा को डायरेक्ट एम्पियर में नापता है। सेकंड टॉपिक की हम बात करें। सेकंड क्या पूछता है, अमीटर को हम परिपथ में कैसे डालते हैं। तो ये इसका सबसे उत्तर होगा क्या, अमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में डालते हैं। ऐसा क्यों डालते हैं? देखिए, मान लीजिए ये तार है, अगर हम इसको इस श्रेणी क्रम में नहीं डालेंगे तो पूरी धारा इसमें से होकर गुजरेगी नहीं। जब पूरी धारा इसमें से गुजरेगी नहीं, धारा ये पूरी नापेगी नहीं, इसीलिए श्रेणी क्रम में रहेगी, तभी तो पूरी धारा इसमें से आएगी, जिसके कारण ये जोड़ेगी, पूरा जोड़ेगी, कितनी धारा आ रही है तो सही गणना करके बताएगी। तो अमीटर को हम लोग किस में डालते हैं? परिपथ में। हाँ, ये लिखने लायक है, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये आ गया कि अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो चलो देखिए, एक आदर्श एमीटर, सोचिएगा आप ध्यान से, पहले मैं उसका रीजन बताऊंगा। एक आदर्श एमीटर का अपना प्रतिरोध बच्चों 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्श। लेकिन आदर्श कोई चीज़ होती नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आदर्श कोई भी चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर पूछ सकता है कि आदर्श एमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो एक आदर्श एमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जितना कम हो सके, मतलब उतना प्रतिरोध होना चाहिए। जितना कम हो सके उतना प्रतिरोध होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, यहीं पे आप मान लीजिए ये परिपथ है, यहाँ पे हम एमीटर को क्या कर दिए, श्रेणी क्रम में डाल दिए। अब भाई मान लो इसका भी अपना कुछ प्रतिरोध है, तो ये भी तो कुछ खपाएगा। ये एक्यूरेट वैल्यू कहाँ से देगा? ये धारा सही थोड़ी ना बताएगा, ये तो गलत बता देगा। क्यों गलत बताएगा? क्योंकि ये भी तो कुछ अपना प्रतिरोध उसमें खपाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घट जाएगी। हम जानते हैं V = IR, तो I = V/R। ये अगर बढ़ेगा तो धारा क्या होगी? घट जाएगी। हाँ सर, ये बात तो सही बोले। अरे इसको बैटरी से हम जोड़ के दे रहे, तो विभव तो हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। विभव मान लीजिए वही, तो धारा तो यहाँ पे घट जाएगी। तो हम इसको कम करना होगा, तो मान लीजिए जितना कम होगा उतनी ज़्यादा धारा होगी। इसीलिए एमीटर का प्रतिरोध अपना क्या होना चाहिए? जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। अब देखिए, अब धारा मापी को एमीटर में हम कैसे बदलेंगे? एमीटर का धारा मापी, हाँ क्या है, हाँ धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। जैसे मान लीजिए ये एक परिपथ है, ये क्या है, हमारा एक परिपथ है जिसमें 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, और एक मान लीजिए ये R प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इसमें यहाँ से मान लीजिए धारा आई जा रही है, ठीक।
अब मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ दिए क्या, अपना धारा मापी। धारा जिसका प्रतिरोध क्या है, जी है। ये क्या है हमारा धारा मापी। कुछ ना कुछ तो मैंने बताया प्रतिरोध होगा ही। अरे भाई धारा मापी तो इसका तो और अधिक होगा। तब देखिए धारा मापी का हम अमीटर में रूपांतरण करने के लिए क्या करेंगे कि एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध इससे जोड़ देंगे, जिसे हम शंट कहते हैं। इसको एस से डिनोट कर दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण के लिए धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण के लिए इसमें एक शंट जोड़ देते हैं। एक शंट जोड़ देते हैं। शंट क्या है, ये प्रतिरोध है, शंट इसको बोलते हैं। ठीक है। अब सर हम इसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ने का कारण समझिए। इसका अपना प्रतिरोध क्या है, जी है। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में शंट जोड़ दें तो ये तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा जी प्लस एस, ये तो बढ़ गया सर। लेकिन अगर हम इसको 1/R 1/G प्लस 1/S कर दें, अगर हम अब इसको करते हैं तो R इक्वल टू हो जाएगा GS इंटू जी प्लस एस, अर्थात प्रतिरोध क्या होंगे, घट जाएंगे। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप ले लीजिए 2 ओम और 2 ओम का 2 प्रतिरोध ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 4/4 इक्वल टू 1 ओम ही रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध हमारा घट गया। तो यहाँ पर भी प्रतिरोध घटाने के लिए ही अमीटर का प्रतिरोध हम घटा देते हैं, धारामापी का प्रतिरोध घटा देते हैं, जिससे वो अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शंट जोड़ देते हैं। ठीक है। अरे सर ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए किस परिपथ के लिए कौन सा शंट का प्रयोग करेंगे, मतलब कितने प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 10 वोल्ट का बैटरी है तो उसके लिए अगर 3 ओम का प्रतिरोध प्रयोग किए, सर 50 वोल्ट वाले के लिए कितने वोल्ट का प्रयोग करेंगे, ये कहाँ से हमको पता चलेगा। भाई बात तो सही है, ये भी सही बात पूछा बात ना कि सर एक में तो पूछ लें तो अगले में क्या जाएगा। अच्छा चलिए, तो इसका भी हम जुगाड़ लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से धारा आई जा रही है। हाँ सर जा तो रही है। तो इसमें मान लीजिए समांतर क्रम में तो धारा यहाँ से विभाजित हो जाएगी। तो मान लीजिए इसमें धारा क्या जा रही है, IG जा रही है, और इसमें धारा क्या चली जाएगी, I माइनस IG। हाँ सर ये बात भी सही है। ठीक है। और फिर यहाँ से धारा कितनी निकल जाएगी, I निकल जाएगी। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे 2 प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें धारा बह रही है कुछ कुछ। जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे IG बह रही है और यहाँ पे क्या बह रही है, I माइनस IG। तो जब समांतर क्रम में होते हैं तो क्या उनका विभव सेम होता है कि नहीं होता है। ये 2 बिंदुओं के बीच विभव V1 इक्वल टू V2 होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। तो वो समांतर क्रम में जब जुड़ा रहता है तो विभव सेम होता है और श्रेणी क्रम में धारा सेम होता है। बस यही चीज आपको करना था। आप कर लिए क्वेश्चन हल, हम बता देंगे किसमें कितना जोड़ना है। तो ये हो गया सर IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब क्या कीजिए, यहाँ से हमें शंट का प्रतिरोध निकालना है, मतलब हमें इसका प्रतिरोध निकालना है। तो सर उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे I को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको यहाँ से IG, इसको इधर लाके IG कॉमन ले लेते हैं। तो ये G नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट IG को ट्रांसफ़र कर दीजिए। S इक्वल टू IG अपॉन G अपॉन I माइनस IG। ये हो गया क्या हमारा, जो हम शंट जोड़े उस शंट का प्रतिरोध हमने निकाल लिया। समझ में किसको किसको आया, कैसे निकला प्रतिरोध समझ में आया। इसको बस मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, अब शंट। अब किसी में धारा रखना है तो ये IG में धारा, अच्छा IG में धारा क्या जा रही है तो हमको पता चल ही जाएगा।
भाई IG में धारा क्या जा रही है, ये धारा तो भाई IG है, मीटर धारा ना आपको बताएगी इसमें क्या जा रहा है। तो ये जो धारा IG में जा रहा है वही धारा I में से IG हम माइनस कर दिए, और G हमें पता ही है, अरे भाई मीटर का प्रतिरोध हमें पता है, बस हमें ये S निकालना था कि हम किस में कितना जोड़ेंगे, जिसे हम निकालनी है। चलिए लपाक से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम सेकंड टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये भी देखिए कुछ ऐसा ही है, बस समझने की आपको जरूरी है। अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है, फिर वही चीज धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। क्या करना है सर इसमें सर धारा मापी है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर देना है। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, हाँ भाई वोल्ट मीटर में तो परिवर्तित करना है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे पहला चीज, फिर इसमें वही चीज पूछेगा वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्ट में मापता है, विभव को डायरेक्ट वोल्ट में नापता है। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछेगा कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे डाला जाता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में डाला जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ही जाना कि दो बिंदुओं के बीच क्या होते हैं, विभव समान होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम वोल्ट मीटर जोड़ दें तो इसके बीच भी विभव, इसके बीच भी विभव समान होगा, तो ये एक्यूरेट विभव ना पाएगी। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे डालते हैं, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में डालते हैं। थर्ड पूछ सकता है वोल्ट, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में डालते हैं। सेकंड, वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है, अर्थात वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए। जस्ट उल्टा है मीटर वाले का, परिपथ में भी डालेंगे उल्टा, सब में उल्टा है, देख रहे हैं। तो वोल्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर ना, एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब इसको भी हम अब कन्वर्ट करते हैं, किसको, धारा मापी को वोल्ट मीटर में। हम इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले एक परिपथ बना लिए, ये V हो गया, ये V हो गया, यहाँ से एक धारा इसमें प्रतिरोध R लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया हमारा क्या, सिंपल सा, यहाँ से धारा I बहा दी। ये क्या है सिंपल सा हमारा, ये हमारा सिंपल सा वही चीज़ है जो हमने पिछले में लगाया था, क्या, धारा मापी। फिर धारा मापी हमने लगा दी, फिर वही चीज़। तो इसमें भी, इसमें प्रतिरोध क्या होगा, धारा मापी, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये ऐसे जाएगा, इसमें भी धारा मापी लगा दिया। तो धारा मापी का अपना प्रतिरोध मान लीजिए G है, इसमें धारा IG जा रहा है, ठीक है, इसमें धारा क्या जा रहा है, IG जा रहा है, और यहाँ धारा I जा रहा है। अब समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, अब समझिए ध्यान से। उसमें तो हमें क्या करना था, प्रतिरोध को कम करना था, यहाँ प्रतिरोध को बढ़ाना है। जब प्रतिरोध को बढ़ाना रहेगा, पिछले में ही मैंने बताया था, अमीटर में कन्वर्ट करें, प्रतिरोध बढ़ाना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे। ले भाई जोड़ दिया हमने प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में, इसको हम मान लिए S, तो बन गया हमारा प्रतिरोध बढ़ गया। अब किसमें कितना प्रतिरोध बढ़ाया जाए, फिर वही प्रश्न आ जाएगा, किसमें कितना प्रतिरोध बढ़ाया जाएगा, इसमें वही प्रश्न आ जाएगा। भाई प्रश्न तो सही है, प्रश्न तो सही है कि किसमें कितना प्रतिरोध बढ़ाया जाए। पहली बात तो कुछ इसमें गड़बड़ है, बताइए आप लोग, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मैंने क्या बोला था कि इसे किसमें डालते हैं, परिपथ में, समांतर क्रम में। ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये यहाँ हमारा ये
और ये रहा हमारा परिपथ। परिपथ में समांतर क्रम में ही जुड़ा रहेगा ना। ये रहा V। मैं चाहता था कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि नहीं, लेकिन किसी ने नहीं किया। ये देखिए, तो यहाँ से इसमें धारा क्या जाएगी, IG, और यहाँ पे जा रही है हमारी I माइनस IG। अच्छा, तब इसमें कैसे निकाला जाए? इसमें निकालने के लिए तो और ईजी है, हम जानते हैं ये विभव, दो बिंदुओं के बीच विभव समान होगा, तो ये हमें V पता है, V इक्वल टू, और इसमें हम निकाले तो इसका क्या आ जाएगा, IG इंटू G प्लस S। यहाँ से हमें I पता है, यहाँ से V पता है, यहाँ से G पता है, तो हम S निकाल लेंगे आसानी से। अगर आप चाहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं S इक्वल टू V बाई IG माइनस G। तो इतना हम संट डालेंगे तो आएगा। बेसिकली इंपॉर्टेंट से देखिए, फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि अमीटर को परिपथ में कैसे डाला जाता है। तो अमीटर को परिपथ में कैसे डाला जाता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में। फिर पूछता है कि वोल्ट मीटर को कैसे डाला है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर में संनट कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर में संनट श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर में संनट कैसे जोड़ते हैं, तो अमीटर में संनट कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ये सब चीज़ें आपको पढ़ेंगी। फिर पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अधिक से अधिक होना चाहिए, अर्थात वोल्ट मीटर आदर्श होने चाहिए। थर्ड आपसे पूछ सकता है कि अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अमीटर का अपना प्रतिरोध लगभग 0 होना चाहिए। इसका सबका रीजन मैंने आपको बता दिया, किसका, क्यों, कितना, क्या होना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे हम घूर्णन वर्णन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, घूर्णन के बारे में, मतलब द्विध्रुव के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे सिंपली हमने चुंबकीय क्षेत्र में भी वैद्युत क्षेत्र में भी द्विध्रुव के बारे में बात किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द्विध्रुव के बारे में बातचीत, द्विध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले हम लोग उसमें क्या करते थे, हम लोग क्या लिखते थे, P इक्वल टू Q इंटू 2N लिखते थे। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, M से डिनोट करते हैं, और यहाँ बस I A और N क्या है, I क्या है धारा, A क्षेत्रफल, N क्या है फेरों की संख्या। आप चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, आप बस IAE लिख सकते हैं अगर एक फेरे होंगे तब। अच्छा, अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इसमें हमने पढ़ा था क्या, द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल जिसे हम बल युग्म कहते थे। द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल या बल युग्म, वो हमारा क्या होता था, टाउ बराबर, इसमें मैं बात कर रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र का, ये चुंबकीय वैद्युत है और ये हमारा चुंबकीय है। इसको मैं क्या करता हूँ, गोले बना देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, कंपैरिजन करके मैं इसको बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में ईजी होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने लायक है नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अब टाउ बराबर इसमें क्या होता था, वैद्युत क्षेत्र में PE साइन थीटा, जितने आप रिलेट करके पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही ईजी होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, PE साइन थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टाउ बराबर M। अब वहाँ पे E क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, MB साइन थीटा। हो गया, यही चीज़ें थी, बस इससे ज़्यादा द्विध्रुव सब सेम टू सेम है। बस आपको क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण को थोड़ा सा ज्ञात करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करना। सेकंड उसमें था किया गया कार्य, द्विध्रुव अक्ष में घूमने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे हम पढ़े थे U इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। थीटा को घूमना में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U इक्वल टू P है ना, तो MB माइनस MB कॉस थीटा। सेम चीज़ है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस करता जा रहा हूँ। इस चीज़ को आपको ध्यान से देख के समझना होगा। इस चीज़ को आपको क्या होगा, ध्यान से देख के समझना होगा। चलिए अभी मैं बात करूँगा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के बारे में और द्विध्रुव के बारे में ही बात करूँगा। देखते जाइए, बस जल्दी जल्दी देख के ख़त्म कीजिए। एक ही चीज़ है, इसमें आपको 50 बार वही चीज़ मैं क्या पढ़ाऊँ आप ही बताइए। अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझ रहा, पहला लेक्चर खोलिए, पहला ही लेक्चर में, हाँ पहला या पहले चैप्टर का दूसरा या पहले लेक्चर में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ये चुंबक वाला है और ये वैद्युत वाला है। फिर से अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमने क्या पढ़ा था, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत, यहाँ पे लिखा चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय
स्थिति पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, वहाँ पे हम क्या निकालते थे, वहाँ पे हम क्या निकालते थे, वैद्युत क्षेत्र निकालते थे। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या आता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या आता था, सेम चीज़ है यहाँ पे भी। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या आता था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P/r³ आता था कि नहीं आता था? हाँ सर ये तो आता था। सेम चीज़ इसमें भी है। हमको इसमें कांस्टेंट क्या था, चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट क्या, μ/4 और इसमें द्विध्रुवाघूर्ण किसे दिखाते हैं, m से, तो 2m/r³। फिर निरक्षीय पर भी वही है, निरक्षीय में क्या था वहाँ पे, यहाँ पे था B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m/r³, नहीं P/r³। तो यहाँ पे चुंबक है तो बस वही चीज़ आ जाएगा, B = μ/4 पाई और m/r³, सेम चीज़ें हैं। बस चुंबक का द्विध्रुव, उसका द्विध्रुव, इसी में कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको यही चीज़ें याद कर लेनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, क्योंकि आपको उसकी काम पड़ने वाली है। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर भी समाप्त हो गया। देखिए बच्चों, चैप्टर तो हम लोग समाप्त करते जा रहे हैं, आपको पता नहीं समझ में आप कितना अपने से घर पे रिवीजन कर रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको फिर से किताब उठा के पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए उस चीज़ को ना भूलें, हमें किताब उठाकर पढ़ना है। हम यहाँ से पढ़ने के बाद डेली किताब उठाकर पढ़ेंगे, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं पूर्ण करते हैं